नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट घातक यूसीएवी की तरफ से है। अभी तक आपको पता होगा कि एडी और डीआरडीओ साथ मिलकर एक 13 टन कैटेगरी की रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक यूसीवी पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम घातक यूसीवी होने वाला है। इसका प्राइमरी रोल डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक होने वाला था, यानी कि एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए डिज़ाइन किया जाने वाला था। लेकिन खास बात यह कि अब इस प्लेटफॉर्म को एक एयर सुपीरियरिटी अनमेंड फाइटर के रूप में भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि अब ये मल्टी रोल स्टेल्थ यूसीवी बनने वाला है। घातक यूसीवी का डिज़ाइन स्टेल्थ फोकस फ्लाइंग विंग कन्फिगरेशन में होने वाला है, जैसे कि इसकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेरिएंट यानी कि स्विफ्ट यूसीवी में देखा जाता है। इसमें एक इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद होने वाला है, जिसमें 1.5 टन तक की पेलोड मौजूद हो सकता है, जिसमें इनिशियली प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन को ही कैरी करने का प्लान किया गया था। लेकिन अब जैसे कि इसकी एयर टू एयर वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, तो इसमें एयर टू एयर मिसाइल भी इंटीग्रेट किए जाने वाला है। एयर सुपीरियरिटी वेरिएंट में खास करके अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 जैसे वीवीआर मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे घातक यूसीवी को कॉम्बैट एयर पेट्रोल या एयर सुपीरियरिटी जैसे मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि एनिमी एयर स्पेस में घुसकर न सिर्फ अटैक किया जा सकेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर एनिमी फाइटर्स को वीवीआर फाइट में एंगेज किया जा सकेगा। इसके अलावा घातक यूसीवी को डेवलप करने से पहले जिस स्विफ्ट यूसीवी को डेवलप किया गया था, इसकी भी अभी एक कॉम्बैट वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन इसमें घातक यूसीवी की तरह वीवीआर मिसाइल नहीं होने वाला है और ये साइज में भी काफी छोटा होने वाला है, जिस वजह से इसमें मैक्सिमम शॉर्ट रेंज की मिसाइल होने की उम्मीद किया जा रहा है, या फिर इसमें स्पेसिफिक यूएवी लॉन्च मुनिशन को इस्तेमाल किया जाएगा। घातक यूसीवी में एआई बेस्ड ऑटोनोमस नेविगेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन और मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम जैसे एडवांस सिस्टम भी मौजूद होने वाले हैं, जो कि फ्यूचर में इसको एमका, तेजस, मार्क 2 और सुपर सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट के साथ भी जॉइंट मिशन को करने के लिए सक्षम बनाने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर 15 से 18 ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया था और ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। अभी पाकिस्तानी डिफेंस थिंक टैंक कुआ की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें बात बताया जा रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया था और ये मिसाइल मोस्टली पाकिस्तान की नूर खान, रफीकी और सरगोदा को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया था। लेकिन मजे की बात यह कि ये जो मिसाइल भारत की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, ये ब्रह्मोस की वर्तमान की वेरिएंट नहीं बल्कि काफ़ी पुराने वेरिएंट थे और टेक्निकली इनको ब्रह्मोस की ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वेरिएंट कहा जा सकता है। ब्रह्मोस की ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वेरिएंट को 2003 से लेके 2010 और 2013 के बीच डेवलप किया गया था और इनकी रेंज 290 किलोमीटर तक ही सीमित होता था। इसके अलावा इसकी सीकर टेक्नोलॉजी भी वर्तमान की ब्रह्मोस के मुकाबले थोड़ी आउटडेटेड माना जा सकता है, क्योंकि 2013 के बाद ब्रह्मोस में काफी सारे बदलाव किए गए थे, जिसमें इसकी रेंज को 450 किलोमीटर तक इंक्रीज किया गया था और अब इसकी रेंज को भी 800 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा रहा है और इसमें एक नई सीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अब इस मिसाइल को और ज्यादा घातक बनाने वाला है। तो पाकिस्तान को अब ये चिंता होने लगा कि अगर 10 से 20 साल पुराने ब्रह्मोस को उनकी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, तो वर्तमान के एडवांस सीकर और बेहतर स्पीड के साथ आने वाले ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर बन सकते हैं। इसके अलावा कुआ की रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक से पाकिस्तान की $7 बिलियन के एसेट डैमेज हुआ था, जिसमें JF-17 और J-10 जैसे एयरक्राफ्ट का डैमेज होने का जिक्र किया गया। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल स्ट्राइक से ग्राउंड पर ही JF-17 या J-10 जैसे एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ था, जिसके बारे में अभी तक भारत की तरफ से कोई भी क्लेम नहीं किया गया। अभी ब्रह्मोस की जिस नई वेरिएंट को बनाया जा रहा है, ये ब्रह्मोस का ब्लॉक 4 वेरिएंट कहा जाने वाला है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होने के साथ साथ इसका स्पीड भी ऑलमोस्ट मार्क 4.5 के आसपास होने वाला, जो कि नियर हाइपरसोनिक स्पीड होने वाला है। साथ ही इसमें अभी एक इंडिजिनस AESA सीकर का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में बेहतर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाला है और आने वाले 2 सालों में ब्रह्मोस की ब्लॉक 4 वेरिएंट ऑपरेशनल होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट QRSAM की तरफ से है। अभी सुनने को मिल रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत ही जल्दी ही 30,000 करोड़ की एक मेगा प्रपोजल को ग्रीन लाइट दिया जाने वाला है, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए 3 रेजिमेंट QRSAM को खरीदा जाने वाला है। यह अप्रूवल लेट जून में होने वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में होने की उम्मीद किया जा रहा है। रिसेंटली QRSAM के ट्रायल को डे नाइट कंडीशन में कंडक्ट किया गया था और ये सभी ट्रायल बिल्कुल सक्सेसफुल पाए गए थे। बाकी सरफेस और मिसाइल सिस्टम के मुकाबले QRSAM के अंदर कुछ खास फीचर ऐड किया गया, जैसे कि इनिशियली इसको सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए
डेवलप किया गया था और मोस्टली इसे इंडियन आर्मी की कॉन्वॉयज को या इन्फेंट्री यूनिट को एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करने के लिए बनाया जा रहा था। तो इसमें ऑन द मूव टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी दिया गया था, यानी कि बैटलफील्ड में जब कॉन्वॉय मूव कर रहा होता है, शॉर्ट हॉल्ट पर मौजूद होता है, तब भी ये सिस्टम इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट और एंगेज कर सकता है। ये फीचर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट यूनिट के लिए स्पेशली हाई थ्रेट जोन में बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। जब QRSAM का पहला एवोल्यूशन ट्रायल 2022 के आसपास कंडक्ट किया गया था, तब इसमें कुछ इशू पाए गए थे, जिसमें मोबिलिटी और रडार कवरेज में कुछ दिक्कत आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन DRDO की तरफ से इन सभी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व कर दिया गया और अभी सिस्टम कंप्लीटली मिशन रेडी कंडीशन में आ चुका है। QRSAM की रेंज की बात करें तो ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट आकाश मार्क 1 सिस्टम के साथ सिमिलर है, लेकिन मूविंग कंडीशन में टारगेट के साथ एंगेज करने की कैपेबिलिटी की वजह से और क्विक डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी की वजह से इसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। और इस एडवांटेज को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इसको एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है और हो सकता है फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी QRSAM को अपने सर्विस में शामिल किया जाने वाला है। अगला अपडेट भी भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। अभी पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच एरियल टेंशन काफ़ी पीक पर चल रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से अपनी F-16, JF-17 और J-10C जैसे एयरक्राफ्ट से M120 और PL-15 जैसे मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI, MiG-29 और बाकी एयरक्राफ्ट के ऊपर लॉन्च किया गया था। और पाकिस्तान के पास अभी जो BVR मिसाइल मौजूद है, इनकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर 145 किलोमीटर तक होने वाली है। अब जैसे कि हमारे पास भी लिमिटेड नंबर में रफाल मौजूद है, तो रफाल के अलावा हेड टू हेड एंगेजमेंट में Su-30 MKI और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में पाकिस्तान BVRH को मेंटेन कर रहा है। हालांकि हमारे पास अभी मिट्योर मिसाइल के अलावा अस्त्र सीरीज के मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन अस्त्र मार्क 1 मिसाइल PL-15 के मुकाबले थोड़े पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से BVR एंगेजमेंट के दौरान PL-15 को 20 से 35 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा लॉन्च विंडो मिल जाता है, जिस वजह से अभी हमारे डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि हमें अभी हमारे फाइटर जेट के एवियोनिक्स के साथ साथ इनकी वेपन पैकेज को भी अपग्रेड करने पर फोकस करना चाहिए। अभी इंडियन एयरफोर्स में जल्द ही अस्त्र मार्क 2 को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसके आने के बाद BVRH फिर से भारत के पास आने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अगर चाइना के साथ हमको कम्पीट करना है तो हमें 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले BVR मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है और इस सेगमेंट में हमारे पास अस्त्र मार्क 3 और रशियन ओरिजिन R-37 जैसा ऑप्शन मौजूद होने वाले। लेकिन डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि भारत को वक्त रहते इन सिस्टम को अपनी सर्विस में शामिल करने पर जोर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंडिजिनस वेपन हो सकता है या फिर इंपोर्टेड सिस्टम हो सकता है। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी स्ट्रेंथ को बेहतर करने पर होना चाहिए। इसके अलावा एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए भी भारत को अभी बेहतर स्टैंडर्ड वेपन की जरूरत पड़ने वाली है। खास करके चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें मिनिमम 500 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले एयर टू ग्राउंड वेपन की जरूरत पड़ने वाली, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरस्पेस में रख कर ही चाइना के अंदर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। और इस सेगमेंट में अभी ब्रह्मोस के अलावा कुछ सबसोनिक स्टेल्थ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल या एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने का सजेशन दिया जा रहा है। अगला अपडेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से है। ब्राजीलियन एरोस्पेस जायंट एम्ब्रेयर की तरफ से अभी भारत में ऑफिशियली एक फाइनल असेंबली लाइन को सेटअप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। एम्ब्रेयर की तरफ से कंफर्म किया गया कि अगर इंडियन एयरफोर्स 40 से 80 के बीच C-390 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करता है तो वो भारत में इस एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करने वाला है। ये प्रपोजल डायरेक्टली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने वाला है, जिसका मतलब है कि भारत में बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि आगे चल के एक्सपोर्ट भी किया जाने वाला है। C-390 मिलेनियम एक ट्विन इंजन जेट पावर टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि एजिंग N-32 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट माना जा रहा है। इसकी खास बात यह कि ये 26 टन के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है। अभी तक C-390 एयरक्राफ्ट ब्राजीलियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा है और 11,500 फ्लाइट आवर के साथ 80% मिशन अवेलेबिलिटी रेट और 99% मिशन सक्सेस रेट को मेंटेन कर रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में 40 से 80 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और टेंडर के रूल के मुताबिक जिस भी एयरक्राफ्ट को अभी भारत खरीदने वाला है उसमें 50% ज्यादा इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होना चाहिए। और एम्ब्रेयर की तरफ से अभी इसी वजह से महिंद्रा डिफेंस के साथ एक MOU को साइन किया चुका है, जिसमें लोकल सप्लाई चेन सेटअप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अभी अगर डील फाइनल हो जाती है तो C-390 एयरक्राफ्ट का फाइनल असेंबली लाइन भारत में सेटअप किया जाने वाला है, जो कि सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन के तौर पर नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए एम्ब्रेयर का एक रीजनल एक्सपोर्ट हब बनने वाला है, जहां से रीजनल कंट्री जैसे कि वियतनाम हो जाए, इंडोनेशिया हो जाए, फिलीपींस हो जाए या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।